देखो कल जो पढ़े थे आज उसके अगला सेट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला सेट, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, एक बिंदुओं 7,6 और 3,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक संबंधित दो के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, ठीक है। तो बिंदु ये संबंधित है, मतलब बिंदु किस चतुर्थांश से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कि बिंदु किस चतुर्थांश से संबंधित है, यहाँ जोड़ लेना कि बिंदु किस चतुर्थांश से संबंधित है, तुमको चतुर्थांश बताना है। तो जब भी अंतः विभाजित करता है तो कहने का मतलब देखो, अगर कोई ऐसे कोई रेखा है, ठीक है, बताए भी थे, अगर ये ए है, अगर बी है, ये मान लेते हैं ये बिंदु सी है, ठीक है। इसको M1 और इसको M2 और यहाँ अगर क्या है X1 और यहाँ Y1 और यहाँ क्या है X2 और कामा ये Y2 और ये बिंदु X और ये Y, ये होता है ना। तो यही पूछा है, कितना बात कर रही हो, इधर देखो। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूछा है कि हई जो बिंदु है ना वो किस चतुर्थांश में है, बात समझ आए। तो पहले तो हई बिंदु निकाले कि ये कितना आ रहा है, ठीक है। तो अंतः विभाजित करने के लिए मान लेते हैं कि ये दिया है, यानी ए कितना दिया है 7, -6 और बी कितना दिया है 3, 4, ठीक है। और सी को हम मान लेते हैं, जो ये काट रहा है उसको क्या मान लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। यानी कि सी क्या मान लेते हैं, सी हम मान लेते हैं, सी जो दिया है एक्स और वाई दिया है, और M1 दिया ही है, M1 संबंध है M2 कितना दिया है 1 संबंध है 2। तो देखो जब बोर्ड का परीक्षा में जब लिखना होगा तो हाई ये नहीं लिखना है ये वाला, ये तो तुमको समझाए हैं कि जब ये अंतर करता है तो ये होता है इस तरह से, बात समझ आया। कि ये क्वेश्चन में हाई पूछा है कि बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो ये नहीं लिखना है, बाकी सब ये लिख देना है। और तुमको अंतः विभाजित करने के लिए फार्मूला क्या बताए थे, x बराबर क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, होता है कि नहीं होता है। और y बराबर क्या हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, बात समझ आया। तो अब फार्मूला के हिसाब से जो ये पहला वाला बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे जब सवाल लगाना बोर्ड में तो इसको लिख लेना, जैसे ये x1 होगा, ये y1 x2 y2, ठीक। तो अब इस फार्मूला में M1 का मान कितना, ये 1 और M2 का मान x2 का मान कितना 3 प्लस M2 का मान कितना 2 और x1 का मान कितना 7 और 1 प्लस 2 होगा। y बराबर कितना हो जाएगा M1 का मान कितना 1 और y2 का मान कितना 4 और प्लस M2 का मान 2 और y1 का मान -6 और बट्टे 1 प्लस 2, ठीक है। तो अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा 3 दूना 6, अच्छा ये 1 है क्या, 3 का नाम 3 और 7 दूना 14 और ये 3, y बराबर 4 का नाम 4 और माइनस का हो जाएगा ना 12 और ये जगह 3। तो इस जगह x बराबर 14 और 3 17/3 और y बराबर क्या हो जाएगा -8/3। अतः वो बिंदु कितना आ गया, अतः बिंदु पहले x लिखते हैं ना, तो x का मान कितना है 17/8 और y का मान कितना है 17/3 है और y का मान -8/3, मतलब बिंदु ये आ गया। तुमसे क्या पूछा है, चतुर्थांश पूछा गया है। यहाँ अगर बिंदु पूछता तो यही आंसर हो जाता है, लेकिन पूछा क्या है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश कैसे ज्ञात करेंगे, आ जाओ देख लो थोड़ा सा। इसका आंसर हमको, ये कौन सा चतुर्थांश होता है, प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय और ये चतुर्थ, ठीक है। ये क्या होता है 4 चतुर्थांश होते हैं। अब देखो पहला में क्या होता है सब प्लस यानी प्लस प्लस, और दूसरा में देखो x क्या हो जाएगा माइनस और y क्या हो जाता है प्लस, और देखो ये भी माइनस होगा ये भी माइनस, तो माइनस माइनस होगा। और इसमें क्या होता है इधर जाएंगे तो प्लस और माइनस। अच्छा ये बताओ हमारा जो सवाल आया है ये कुछ नहीं तो ये प्लस और ये माइनस, ये देखो किस चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है चतुर्थ, तो आंसर क्या हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो अतः बिंदु किस चतुर्थांश में है, अतः बिंदु
चतुर्थांश में है। बोलो समझ आया? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है, लिख लो। चलो देख लो अगला सवाल। देखो 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो देख लो। तो अगला अब क्या कैसे लगेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, और इसका एक केंद्र है ओ मान लेते हैं। ठीक है, अब ये केंद्र ओ हो गया। तो अब ऐसे एक केंद्र से ऐसे खींचेंगे तो त्रिज्या इसकी कितनी दिया है? 5 सेमी। ठीक है, और इसके केंद्र से अब कोई दूरी क्या ले लेते हैं, कोई दूरी बिंदु मान लेते हैं पी ले रहे हैं। कितना दूरी पर है ये? 13 सेंटीमीटर। कितना है? ठीक है, केंद्र से कितना है? उसके केंद्र से 13 सेमी दूर एक बिंदु से स्थित खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। उसके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित एक बिंदु, तो 13 सेंटीमीटर दूरी पर एक कोई बिंदु P है। ठीक है, तो अब यहाँ से, ठीक है, और क्या पूछा है? 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो इस बिंदु से मान लो कि ये P हो गया, ये Q मान लो, तो इससे क्या कर दे? स्पर्श रेखा की लंबाई। ऐसे होगा ना, यानी हमको किसका मान निकालना है? QP का मान ज्ञात करना है। किसका मान? QP का। तो देखो स्पर्श रेखा और वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब कितना अंश का कोण बनाता है? 90 अंश का। कितना अंश का? 90 अंश का। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। बात समझ आया? ऐसे देखने में तो लग रहा है कि भाई क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, लेकिन नहीं। तुम दूसरा रूप से देखो, यहाँ से अगर ये केंद्र है वो, अगर इस पर लंब ऐसे डाल दे, इस पर कोई स्पर्श रेखा ऐसे खींच दे, ठीक है, तो अब इसके और इसके बीच में कितना अंश का कोण बनता है? हमेशा 90 अंश का। बात समझ आया? और ये अगला जो है ना, ये इस तरह से है। बात समझ आया? केंद्र से जो है वो ऐसे है, जैसे वहां से फिगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। ठीक है, तो इस टाइप का है। अब समझ आ रहा है ना? मतलब कि ये एकदम ऐसे सीधे नहीं है, ये वाला लंब हो जाएगा, ये 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, मतलब फिगर वास्तव में देखा जाए तो इस टाइप का है। समझ आ रहा है? मतलब कि हाई क्या हो जाएगा? कोण होगा। बात समझ आया? और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? लंब होगा। बात समझ आया? हमको लंब का निकालना है, यानी कि QP का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? OP का वर्ग माइनस OQ का वर्ग होगा ना। इस हिसाब से देखे तो OP का कितना है? 13 का वर्ग, माइनस OQ का मान कितना है? 5 का वर्ग। तो 13 का 169, 5 का तो 144। इसका मतलब कि क्या आ गया? QP का स्क्वायर। तो QP बराबर कितना? अंडर रूट में 144 बराबर 12, यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी? 12 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देख लो अगला सवाल है कि यदि x tan 45 इंटू cos 60 अंश बराबर sin 60 का 60, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देख लो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा x tan 45 अंश इंटू cos 60 अंश बराबर sin 60 अंश इंटू काट 60 अंश। ठीक है, तो अब tan 45 का मान कितना? 1, और cos 60 का मान कितना? cos 60 का मान 1/2। बहुत सही। बराबर sin 60 का मान कितना? √3/2। और काट 60 का मान? काट 60 का मान कितना होता है? बहुत फुटा 1/√3। बहुत सही। क्या होता है? 1/√3। तो √3 से √3 ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा x/2 हो जाएगा। आएगा अब बराबर ये कितना हो जाएगा? 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर 1, और x का मान क्या आ जाएगा? 1। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर लो क्वेश्चन ये। चलो देखो अगला सवाल। एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई
3/7 सेमी है, जो 120 अंश के कोण तक घुमाकर सफाई करता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो वाइपर मतलब कि क्या होता है, जैसे कार में आगे नहीं लगा रहता है तो वो एक दूसरे को आच्छादित मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, वो अपना अलग वो अपना अलग। बात समझ आया? तो इस तरह से होता है। तो वो कितना साफ करेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो थीटा कितना दिया है 120 अंश, और वाइपर का जो पत्ती की लंबाई है क्या बन जाएगा त्रिज्या, तो आर कितना हो जाएगा 3/7 सेमी। ठीक है, और हमको क्षेत्रफल एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा। एक चीज देखो वाइपर क्या पूछा है ना कि प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पत्तियों के प्रत्येक बुहार पर। ठीक है, तो एगो पत्ती अपना अलग से साफ करेगा और दूसरा पत्ती अपना अलग से साफ करेगा, तो दोनों का मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा क्षेत्रफल। तो मतलब डायरेक्ट 2 गुणे पाई आर स्क्वायर थीटा/360 होगा ना। ये 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक ही जैसा दूगो है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 2 पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 7/3/7 का क्या हो जाएगा वर्ग, और पाई थीटा का मान कितना हो जाएगा 120/360, तो 12×3 = 36, 1/3 आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा कितना 22/7, और ये 3×3 = 9, 7×7 = 49, गुणे 1/3, तो ये काट दो 3×3 = 9। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा 22×2 = 44 और 3 132 और 7×7 = 49, इतना क्या आ जाएगा सेमी स्क्वायर, यही क्षेत्रफल हो जाएगा 132/343 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल आएगा तो हो जाएगा ना। चलो नोट कर लो इसे। अगला सवाल दिया है कि यदि sec 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा -20 अंश, जहाँ 4 थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये हर साल और हर एक पेपर में ये ऐसा सवाल पूछ रहा है। ठीक है, मतलब कि इस बार भी 2021 में पूछने वाला है, यानी पेपर में आ गया है सवाल। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा sec 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा -20 अंश। ठीक है, तो तुम किसी को भी चेंज कर सकते हो ना। कैसे, सेक को अगर कोसेक लिखे, कोसेक 90 - 4 थीटा, तो कोसेक 90 - थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है ना। तो ये हो जाएगा, मतलब फिर वही आ जाता, और इसको लिख दो कोसेक थीटा -20 अंश। तो ये कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो 90 - 4 थीटा बराबर थीटा -20 अंश। थीटा को इधर लेकर आओ तो माइनस का ये हो जाएगा 4 थीटा माइनस का थीटा, और ये माइनस का 20 इसको इधर लेकर जाओ तो माइनस का 90, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का 110। तो माइनस माइनस प्लस, और 5 से 5 दूना 10 और 5 दूना 10, थीटा बराबर कितना ना 22, 22 × 110 होता है ना। तो ऐसा थीटा का मान क्या आ गया 22 आ गया। ठीक है, नोट कर लो, लग गया है। चलो देखो अगला सवाल दिया है कि ABCD 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है। ठीक है, 14 सेमी भुजा का क्या है एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो मतलब कि ये क्या है एक ABCD क्या है वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजाएं समान दिया भी है 7 7 14, तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल में से हाई कोने वाला ये कोने वाला ये कोने वाला ये कोने वाला, ठीक है, अगर उसे निकाल दे पूरा वर्ग के क्षेत्रफल से चारों कोने का क्षेत्रफल, तो जो बचेगा वो किसका बचेगा छायांकित भाग का। अच्छा थोड़ा सा यहाँ एक दिमाग लगाना कि अगर हम ये चारों कोनों को मिलाएंगे तो देखो 90 अंश है, ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, तो 4 बार 90 90 जोड़ कर कितना आ जाएगा 360। और 360 अंश किस फिगर का कोण होता है, मतलब किस कैसा प्रकार का चित्र बन जाएगा 360 होगा तो वृत्त बन जाएगा।
यानी जब एक राउंड हो जाएगा, एक गोला बन जाएगा, तो कहने का मतलब कि क्या हो जाएगा 360 अंश का कोण। तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल नहीं घटा सकते हैं। बात समझ आया? यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या निकल जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बहुत समझ आ रहा है? तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखें छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। होगा कि नहीं होगा? तो अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इधर देखो, वर्ग का क्षेत्रफल में भुजा का क्या होगा? वर्ग। यही होता है ना, भुजा का वर्ग। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब त्रिज्या। अगर इसका वृत्त देखा जाए तो त्रिज्या कितना है? 7 सेमी। इसका भी 7, सबका 7 है, तो मतलब कि त्रिज्या समान ही रहेगा, तभी 360 बन रहा है। तो भुजा कितना हो जाएगा वर्ग का? यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा होगा ना, तो 14। तो 14 का वर्ग में से 7 क्या हो जाएगा? पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7, और ये हो जाएगा 7 का वर्ग। बोलो होगा? तो 14 का कितना होता है? 196, और ये हो जाएगा 22/7 गुणे 49 होगा। तो 7 7 49, नीचे दिखाई दे रहा है जी? 196 माइनस 22 × 7 दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से ऊपर देख लो, तो 100 कितना हो जाएगा? 96 माइनस 154 होगा। तो घटाओगे तो कितना आएगा? 42 से आ रहा है ना। तो ये कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लिख लो, नोट करो। अगला सवाल क्या दिया है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। ठीक है, पहले तो शून्यांक निकालना है इसका, फिर उसका सत्यापन भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बहुपद दिया उसे लिख लेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो x² प्लस का क्या हो जाएगा? 7x + 12। ठीक है, तो पहले तो देखो दो काम करेंगे। इसका जो गुणांक है ना, गुणांक क्या है? अगर तुलना करेंगे तो ax² + bx + c से तुलना करने पर बराबर में 0 मत लिखना, क्योंकि 0 है नहीं तो 0 नहीं लिखेंगे। बराबर में 0 रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा? समीकरण हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 1, b बराबर क्या हो जाएगा? 7, और c बराबर क्या हो जाएगा? 12। बस इतना छोड़ दो। बाकी अब काम क्या करना है? शून्यक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, शून्यक। यहाँ से लिखेंगे बहुपद x² + 7x + 12 का शून्यक ज्ञात करने के लिए। देखो जब भी अगर शून्यक ज्ञात करना हो तो बहुपद किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। ठीक है, तो ये काम करेंगे। तो क्या करेंगे? ज्ञात करने के लिए x² माइनस प्लस का 7x प्लस का 12 = कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब इसको अब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² + 12 का ऐसा गुणनखंड करो तो 4 × 12, तो 4x + 3x प्लस का क्या हो जाएगा? 12 = 0। तो x कामन ले लो तो x प्लस क्या आ जाएगा? 4, और प्लस का 3 कामन ले लो तो x + 4। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? तो x + 4 इन दोनों में कामन है, तो बचा क्या है? x + 3 बराबर 0। तो एक बार x + 4 = क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर -4, और एक बार x + 3 = क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, ये दो चीज़ आ गया। ये जो मिला है ये क्या है? शून्यक है। ठीक है, अब हमको सत्यता की जांच करना ना, संबंध ज्ञात की का सत्यापन करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा लिखेंगे क्या कि शून्यांकों व गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे शून्यांकों व गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन। एक तो यही आंसर हो जाएगा ना। ये x का वैल्यू कितना है? -4, और x बराबर कितना? ये दिखाई दे रहा है नीचे।
ठीक है, एक तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम सत्यता की थोड़ा जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच जानते हो कैसे करते हैं? जैसे शून्यांकों का योगफल बट्टे क्या होता है, इनका गुणांकों का अनुपात होता है, वो भी किसका। तो देखो यहाँ से क्या होगा, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स का माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यांकों का अगर योगफल लेंगे तो ये दोनों चीज क्या आना चाहिए, बराबर। अगर बराबर आ गया तो क्या हो गया, सत्यता की जांच होगी। अगर बराबर नहीं आया तो नहीं, तो गलत है। तो शून्यांकों का योगफल, तो शून्य क्या इतना है, -4 और -3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -4 और प्लस का -3 होगा, अब बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है। देखो एक्स का जो गुणांक आया था ना वो कितना था, बी था, ये है ना, यानी बी का मान कितना 7, तो यह हो जाएगा 7। अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए था, यानी ए का मान कितना 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 और यह -3 बराबर क्या हो जाएगा -7, ये -7 बराबर -7, ये बराबर आ गया ना, बस यही हो गया। अब शून्यांकों का क्या कर सकते हो, गुणनफल। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से एक बार और ले सकते हो ऐसे, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझ आ रहा है। तो शून्यांकों का गुणनफल -4 गुणे -3, और अचर पद कितना है, अचर पद के मतलब सी के मतलब 12, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो माइनस माइनस ये प्लस है, 4 3 12, 12 बराबर 12, तो सत्यापन भी हो गया। ठीक है, तो सत्यता की जांच भी हो गई, और आंसर शून्यांक में क्या आ जाएगा, -4 और 3। क्वेश्चन समझ आया है, नोट करो। अगला सवाल क्या दिया है कि क्या बिंदु ए 3,2 बी -2, -3 और सी 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब अगर इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है, ये चीज बताना है। और सबसे पहले तो ये बताने पहले वो त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं है, तो पहले तो ये ज्ञात करें कि ये त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं कोई भी त्रिभुज, हम अपने मन से ही मान लेते हैं कि ये वो शीर्ष क्या है, जैसे अभी हम कुछ त्रिभुज नहीं, ऐसे ही कोई भी त्रिभुज बना ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको शीर्ष मान लेते हैं ए जो 3,2 है, इसको बी मान लेते हैं जिसका कितना दिया है -2, -3 है, और इसको सी मान लेते हैं ये 2,3 है। दिखाई दे रहा है ना सब। तो अब पहले तो ये इसके प्रकार बताना है, तो पहले तो इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी, और फिर इसके बीच की दूरी, तीनों के बीच की दूरी अगर निकालें, तीनों की भुजाएं अगर समान आया तो समबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर एक असमान आया तो समद्विबाहु त्रिभुज, अगर तीनों असमान आ गए तो विषमबाहु त्रिभुज। ये भी हो सकता है कि दूगो का वर्ग तीसरे के वर्ग के योगफल के क्या हो, बराबर हो, तो तब भी क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। यही ना होता है समकोण में, यानी दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये सब चेक करने के लिए जरूरी क्या है, इसके बीच की दूरी पहले तो मालूम होना चाहिए कि कितना दूरी है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, रूट में x1 - x2 का वर्ग y2 का वर्ग, यही होता है ना। तो तुम्हारी मर्जी, इसको x1 मान रहे हो तो क्या हो जाएगा 3, और इसको x2 मान रहे हो तो प्लस का 2 बन जाएगा। मालूम चला ना क्यों होगा, क्योंकि वो तो सूत्र में माइनस है, ये इसका माइनस, तो प्लस का 2, अब प्लस y1 तो ये हो जाएगा 2, अब माइनस तो ये प्लस का 3 बन जाएगा का वर्ग होगा, तो ये कितना जाएगा 3 2 5 का वर्ग, अब प्लस 5 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 25 और 5 5 25, 25 25 50 होगा। तो 50 को क्या लिख सकते हो, 25 गुणे 2 तो 5√2, यानी ए बी कितना आ गया 5√2 हो गया। अब तथा अब ए बी निकल गया, तो अब किसका निकालें, बी सी की बीच की
दूरी। समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो सेम फार्मूला वही लगाएंगे, x1 माइनस x2 का क्या हो जाएगा वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो x1 का मान कितना माइनस का 2 और x2 का मान कितना -2। अब प्लस y1 का मान कितना -3 और y2 का मान कितना -3 का वर्ग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2 2 4 माइनस का 4 का वर्ग होगा ना, अब प्लस 3 3 6 माइनस का 6 का वर्ग। तो 4 चौको 16 6 6 के 36, 16 और 36 कितना 56 की 52, 52 होगा ना, यानी BC के बीच की दूरी कितनी आ गई 52। ठीक है, इसी प्रकार क्या निकाल ले अब CA के बीच की दूरी है। तो क्या आ जाएगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x1 का मान कितना 2 और x2 का मान कितना 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा का वर्ग प्लस y1 का मान कितना 3 और y2 का मान कितना 2 का वर्ग होगा। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो 1 प्लस 1 1 1 मिलकर कितना 2, यानी CA कितना आ गया 2। ठीक है, तो अब तो ये चेक करना पड़ेगा कि पहले तो सबसे पहले बात कि ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। बात समझ आया, त्रिभुज ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो त्रिभुज के जो भी 3 भुजाएं हैं, जैसे मान लो हम यहाँ मेंशन कर दें मार्कर, AB कितना दिया है 5√2 और BC कितना है रूट का 52 और CA कितना है रूट का 2। बात समझ आ रहा है। तो पहले तो ये देखो त्रिभुज ये बनेगा कि नहीं बनेगा। सबसे पहली बात तो यहाँ ये देखेंगे कि त्रिभुज का नियम होता है कि अगर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर बड़ी आ रहा है तो क्या होगा त्रिभुज बनेगा, तब बनेगा। बात समझ आया। अगर मान लो 2 भुजा जोड़ रहा तीसरा से छोटा आ गया तो मतलब कि त्रिभुज बनिए नहीं पाएगा वो। ठीक है, अगर उतना नाप का अगर त्रिभुज खींचना खोजे कि बना दे तो बनबे नहीं करेगा। बात समझ आया। तो कहीं ना कहीं अगर तुम यहाँ से अगर चेक करना चाहते हो कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो जैसे मान लो कि 5√2 प्लस का क्या जोड़ोगे रूट का 52, बोलो तो जोड़ोगे ये दोनों तो हाई मान लो कि 5 है और इसका भी मान लो कि ये 52 है, तो 7 से 49 तो कम से कम तो 7 आएगा कि नहीं आएगा लमसम। तो 7 और 5 लमसम अगर लगभग देखा जाए तो 12 से अधिक ही इसका आएगा जोड़ने पर। हाई कितना √2, तो इससे बड़ा है कि नहीं है। तो मतलब कि ये तो काम कर रहा है। चलो ये भी बड़ा हो गया। अब इसको और इसको जोड़ कर देख ले रहे हैं। ठीक है, कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो किससे बड़ा आना चाहिए इसे से। तो ये देखो 52 और प्लस रूट का 2, तो अगर ये जोड़ेंगे तो 52 का लगभग 7 दशमलव कुछ आएगा कि नहीं। इसका क्या था √2 का 1 दशमलव कुछ होता है, नहीं लगभग कितना आ जाएगा 8 है। ये बड़ा है कि नहीं बड़ा है, 5 से बड़ा है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा अब ये दोनों काम कर रहा है। अब एक बार बचा कौन कौन है, अब ये और ये, समझ रहे हो। यानी इन दोनों को जोड़ कर देखे इससे क्या आना चाहिए बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो जोड़ कर देखो तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5√2 प्लस √2, तो 5 और 1 6 गो √2 आएगा 6√2। अब 6√2 आ गया तो अब ये गुणा करोगे तो 6 गुणे क्या हो जाएगा √2 में, तो √2 का मान कितना है 1.414। तो गुणा करोगे तो 6 चौको 24 और 6 6 का नाम 6 6 2 8 6 चौको 24 आज 6 का नाम 6 2 8, यानी 8 दशमलव कुछ आ रहा है। अब 52 का निकालोगे तो 7 से 49 यानी कि 7 दशमलव कुछ आएगा, मतलब 7 दशमलव कुछ। बात समझ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अधिक है कि नहीं है 8, तो मतलब कि अब क्या हो गया त्रिभुज तो बनेगा। पहली बात की जो दिया है वो क्या हो गया, यहाँ से क्या मालूम चल गया कि त्रिभुज बनेगा। बात समझ आया। तो ये कोई आंसर हो गया कि इससे क्या है कि एक तो है कि स्पष्ट है कि त्रिभुज बनने वाला है। पहला चीज पूछा कि त्रिभुज बनते हैं, तो एक तो पहले बात की शीर्ष से क्या बन गया त्रिभुज बनेगा। अब क्या बताना है कि अब चलो त्रिभुज बन गया तो अब किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। ठीक है,
किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। तो अब क्या होगा, किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, तो ये देखने के लिए क्या करेंगे, पहले तो देखते हैं कि ये समकोण बन रहा है कि नहीं, पहले समकोण चेक करेंगे, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है। तो एक तो ऐसे विषमबाहु त्रिभुज हो रहा है, लेकिन पहले तो चेक कर ले कि विषमबाहु में समकोण भी तो आता है, कि समकोण देखते हैं कि कैसे होगा। तो समकोण का नियम क्या होता है, त्रिभुज का अगर प्रकार बताना है तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सा है, इन सब में यही है ना। इसका मतलब कि रूट क्या हो जाएगा, 52 का वर्ग दो छोटे छोटे भुजाओं के वर्ग का योग के अगर बराबर हो जाए तो हो जाएगा। तो दो छोटका छोटका क्या है, ये √2 का वर्ग है, अब प्लस का ये कितना है 5√2 का वर्ग है ना। तो ये 52 का वर्ग करोगे तो खाली 52 हो जाएगा, और ये करोगे तो 2 हो जाएगा, और ये 5 बचे 25 गुणे 2 से, तो ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा 52 बराबर 52। यानी ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि समकोण त्रिभुज है। अतः दिखाई दे रहा है ना, अतः स्पष्ट है कि त्रिभुज के शीर्ष ए बी तथा ए से पहले बिंदु लिख लो, ए क्या है 3,2, बी क्या है -2, और सी क्या है 2,3 से बनने वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। समझ आया ना कि पहले जांच कैसे करेंगे और किस तरह से चेक करेंगे, नोट कर लो, ये नोट कर लो। और जो भी सवाल बचा है अब क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे आगे, अब कल से इसके आगे कल से पढ़ेंगे हम लोग सवाल।